हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल का विशाला एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि पिछली वीडियोस में हमने क्षितिज बुक के 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 2 गद्यखंड से 2 काव्यखंड से। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है ग्रामर पोर्शन को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ामिनेशन में बुक के चैप्टर्स के अलावा आपसे ग्रामर में भी क्वेश्चन किए जाते हैं, ग्रामर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, ग्रामर से भी समझाया जाए आप लोगों को। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ उपसर्ग। ठीक है, इसके परिभाषा, अर्थ, भेद और उदाहरण को आज समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, अपना प्यार देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। व्युक्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। आपने बचपन में ही ये चीज़ भी पढ़ी होंगी कि शब्द को जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। इनमें से यौगिक शब्दों का निर्माण 3 तरह से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा। ठीक है, अतः यहाँ पर हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होता है? देखिए, उसकी सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं कि उपसर्ग की डेफिनेशन क्या होती है। तो उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या 2 शब्द है? उप और प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण स्वरूप समझते हैं, प्र प्लस हार। ठीक है, तो इसमें प्र जो है वो हमारा उपसर्ग है और हार जो है वो मूल शब्द है, मूल धातु है। ठीक है, दोनों मिलके बन गया प्रहार, यानी कि यौगिक शब्द। ठीक है, तो ऐसे ही शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ले देते हैं, उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप समझ सकते हो, जैसे कि कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो जो सिंपली, जैसे कि यहाँ पे प्रहार समझाया गया है। ठीक है, हम अमर ले सकते हैं, और उपसर्ग हो गया मर, यानी कि मर जाना। और अगर दोनों मिल जाते हैं अमर, तो बन जाता है क्या? बन जाता है अमर, यानी कि जिसे कोई मार नहीं सकता। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि एक शब्द है निराकार। अगर उसमें आपने निर को पकड़ लिया, निर हो गया उपसर्ग, और आकार को अलग कर दिया, तो दोनों मिलके बन जाते हैं निराकार। ठीक है, तो ये उपसर्ग हुआ। उपसर्ग हमेशा शब्दों के प्रथम में लगेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ, किसी भी भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगते हैं। हमेशा याद रखना, जो उपसर्ग होगा वो आगे की ओर लगेगा। ठीक है, आपको जब भी उपसर्ग चुनने दिया जाए या उपसर्ग छाँटने दिया जाए या उपसर्ग से संबंधित शब्द बनाने दिए जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उपसर्ग को आपको आगे रखना है। ठीक है, अब हमने उपसर्ग को तो समझ लिया है ना। अब हम समझेंगे कि हिंदी में बहुत तरह के उपसर्ग हैं। ठीक है, उपसर्ग केवल 1-2 प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। संस्कृत का उपसर्ग होता है, हिंदी का उपसर्ग होता है, अंग्रेजी का होता है, उर्दू फारसी का होता है। ठीक है, तो जितने तरह के उपसर्ग हैं उन सब पे हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। अभी जैसे मैं समझा रही हूँ कि जैसे लिखा हुआ है अछूता, अ प्लस छूता, अछूता बन गया। अन प्लस पढ़ बन गया, अनपढ़ बन गया। ठीक है, उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में हम विभाजित कर सकते हैं इस तरह के अन्य उपसर्ग के रूप में, यानी कि हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। तो कोई भी वर्ड आपको मिलता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें मूल धातु निकाल देना है। ठीक है, जब भी किसी शब्द से आप मूल धातु निकाल दोगे ना, तो उपसर्ग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है अध कच्चा, तो इसमें मूल शब्द क्या है? कच्चा। तो जो बचा, कौन आगे से बच गया? अध, यानी अध उपसर्ग हो गया। फिर कोई वर्ड है हमारे पास, हाँ, कुपुत्र, तो पुत्र को हमने मूल शब्द को हटा दिया और हमने उधर से निकाल लिया उपसर्ग,
कू। हमेशा याद रखना शब्दों को जो है ना, ये ध्यान रखना है कि जो शब्द हमारे पास है वो भी मीनिंगफुल होने चाहिए और जिसमें हम उपसर्ग लगा रहे हैं वो भी मीनिंगफुल हो। ठीक है, कुछ भी नहीं कर देना है कि कोई भी निरर्थक शब्दों के साथ हम कुछ भी जोड़ के कुछ भी बना दिए, नहीं। हमेशा शब्द वही कहलाते हैं जो मीनिंगफुल हो। जो मीनिंगफुल ही नहीं उसको हम शब्द की श्रेणी में भी नहीं रखते हैं। इसलिए उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के साथ, मीनिंगफुल वर्ड के साथ ही आपको लगाने हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे उपसर्ग हो सकते हैं। ने है, पर है, बिन है, भर से भरपेट बनेगा, भरपूर। नी से हो जाएगा निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। ठीक है, अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप बीती। हम लोग बोलते हैं ना, उसने अपनी आप बीती सुनाई, उसने अपनी आप जैसी सुनाई। ठीक है, तो ये था हिंदी का उपसर्ग। अब हम लोग आते हैं संस्कृत वाले उपसर्ग के सेक्शन में। तो ये देखिए कु, सु, पुड़ह, पुनः। आप देख लो, विसर्ग देख करके भी जो है आप समझ सकते हो। ठीक है, कि ये क्या है, संस्कृत के शब्द है। तो ये जो आपको जब कोई भी उपसर्ग से 4 शब्द बनाने आए तो आप हमेशा सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना, जिसमें कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो एग्जामिनर के सामने। जैसे आपको कु आ गया तो वहाँ पे जो है आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको सिंपल वर्ड लेने हैं। कुपुत्र, कुकर्म, है ना, उसके बाद कुपुत्री। ठीक है, सिंपल सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं। और आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हो ना, तो आप इन सब शब्दों के बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 वर्ड्स तो ज़रूर तैयार करो। 4 सेट हर आपको उपसर्ग के होने चाहिए। ज़्यादातर क्या है ना कि हमें विदेशी शब्द मिल जाते हैं, आगत ध्वनियाँ। ठीक है, उससे रिलेटेड तब हम ज़्यादा फंसते हैं। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, आगत उपसर्ग क्या होता है, जो हमने बाहर की भाषाओं से अडॉप्ट किया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कम, कम से क्या बन गया, कमज़ोर, कम वक्त, कम से। ला से क्या बन गया, ला इलाज। ठीक है, लापता। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा जो है क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो की जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। ठीक है, अब क्या है, अरबी, उर्दू और फ़ारसी के उपसर्ग हैं यहाँ पे। ठीक है, बद, तो बद से बन गया बदमाश, बदनाम, बदनामी। ठीक है, बदकिस्मत, ये सारे वर्ड। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए अंग्रेजी के वो जो उपसर्ग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको तो ज़रूर रखना। बहुत लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि अंग्रेजी में भी उपसर्ग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाइस चांसलर, डिप्टी कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर। ये सब में जो ये जो चीफ है ना, ये वाइस है, ये डिप्टी है, ये हमारे क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। हम हिंदी के उपसर्ग पहचान लेते हैं, संस्कृत के पहचान लेते हैं, आगत ध्वनियाँ भी पहचान लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी की बात होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सब ध्यान रखना कि ये जो है कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं और इनको भी आप यूज़ कर लेना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कर ले, तो क्योंकि मैं आने वाले समय में भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। धन्यवाद।